देखो बच्चा, तो मोल कंसेप्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ का मतलब पता होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं हिंदी में दर्जन, इंग्लिश में डजन। अब दर्जन या डजन का मतलब क्या होता है और इसका मोल कंसेप्ट से क्या लेना देना, वहाँ मैं लेके आऊँगा। देखो, जब हम कहते हैं बच्चा एक डजन का मतलब क्या हुआ, 12 एनी क्वांटिटी, 12 एनी क्वांटिटी मतलब काउंटिंग में 12। अब मान लो कि हमें कहीं शॉप पे जाते हैं, कहीं किसी जगह पे जाते हैं, और वहाँ पे जाते हुए हमें पता है कि वहाँ पे जो रेट है, जैसे केलों का एग्जांपल लेते हैं, हमें पता है हम जब बनानास खरीदते हैं, केले खरीदते हैं, वो दर्जन के हिसाब से खरीदते हैं। हम क्या कहते हैं कि भाई 1 दर्जन केले दे दो। मान लो 60 रुपए के थे, घर पे हमारी मम्मी ने, भाई मान लो ये बच्ची है, उसकी मम्मी ने पैसे दिए, कहा कि 60 रुपये दर्जन के हिसाब से केले मिलेंगे, ये लो 60 रुपये और दर्जन केले लेके आ जाओ। अब वो दुकान पे जाती है, वहाँ जाके कहते हैं कि भाई हमें बनानास चाहिए, केले खरीदने हैं, तो हमें 60 रुपये ये लो और भाई 1 दर्जन केले दे दो। क्या करेगा, अब दुकान वाला आया, उसने क्या करा, वो दुकान के अंदर गया और वहाँ से इतने बड़े बड़े केले थे उसके पास, तो वो इतने बड़े बड़े केले लेके आया और उसने तुम्हारे को दर्जन में 6 दे दिए। कहता क्योंकि साइज बड़ा है तो 1 दर्जन में 6 आ जाएंगे। क्या उसने ठीक किया तुम्हारे साथ? नहीं किया, उसने चीटिंग करी। क्या गलत किया? पीछे बैठ जाओ। हाँ जी, क्या क्वांटिटी में 12 होना चाहिए, काउंटिंग में बेसिकली। तो साइज अगर बड़ा हो गया था, क्या उससे काउंटिंग पे कोई फर्क पड़ा? साइज से कोई लेना देना था? जब मैंने कहा क्या, जब हमने कहा डजन में भाई केले अगर का साइज अगर बड़ा हो गया, लेट अस अज्यूम मैं एक और एग्जांपल दूं, मैंने कहा 1 दर्जन हाथी चाहिए, 1 डजन एलिफेंट लेके आने हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई 1 डजन अगर हमें एलिफेंट लेके आने हैं तो हाथी का साइज बहुत बड़ा होता है, तो 2 ही एलिफेंट्स के अंदर 1 डजन का काम चल जाए। ऐसा तो नहीं होगा। 1 डजन एलिफेंट का मतलब 12 हाथी, 1 डजन एलिफेंट का मतलब क्या हुआ, 12 हाथी। अब मैं कहता हूं 1 डजन चींटियां चाहिए अपने को, कितनी चींटियां आएंगी? 12 आएंगी। क्या ऐसा तो नहीं हुआ ना कि 1 डजन का मतलब, अगर मैंने चींटियां कही, चींटी का तो साइज बहुत छोटा है, तो हम ज्यादा सारी 100 200 300 चींटियां लाएंगे तब डजन होगा? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। जहां हमने डजन की बात करी, क्या हमें फर्क पड़ रहा है कि उस ऑब्जेक्ट का साइज कितना था, वो ऑब्जेक्ट कैसा था, या वो किस तरह का है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ शेप, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेचर, हमें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ रहा है, वो क्या है? गिनती। वो क्या है? गिनती। कि जब हमने 1 डजन की बात करी तो गिनती में 12 होने चाहिए। ये बात समझ में आई ना? तो जब हम बात करते हैं कि 1 डजन मतलब गिनती में 12 होने चाहिए, चाहे दुनिया की कोई भी चीज है। समझ में आई बात? ऐसे ही केमिस्ट्री में होता है बच्चे मोल। केमिस्ट्री में क्या होता है? मोल। तो ये जो मोल होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक नंबर है सिर्फ, इससे फर्क नहीं पड़ता ये क्या होगा। समझ रहे हो? इससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि ये क्या चीज होगी, क्या नहीं होगा। अगर मैं मान लो किसी को कहता हूं कि 1 डजन बनानास चाहिए, 1 डजन केले खरीद के लाने हैं, तो 12 केले आ रहे थे। अब मैं कहता हूं 1 मोल केले लेके आने हैं, तो कितने केले आएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ बनानास। अगर मैं कहता हूं 1 डजन हाथी लेके आओ, कितने? 12 हाथी। वहीं मैं 1 मोल ऑफ हाथी बोलता हूं तो कितने हाथी आएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। बात समझ में आई? मैं अगर अब ये कहता हूं कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम लेके आओ, तो कितने एटम लाओगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। और मैं कहूं अगर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लेके आओ 1 मोल, तब भी वही बात है। चाहे एटम था तो इतने सारे एटम्स लाए थे, मॉलिक्यूल कहा तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स आए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसका नेचर चेंज हो रहा है, उसका साइज चेंज हो रहा है। जैसे कि एक और एग्जांपल लगाते हैं, मैंने कहा, मान लेते हैं कि भाई मेरे को सिर्फ सोडियम एटम चाहिए, सोडियम एटम Na, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 23। अब ये 23 क्या होता है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये होता है ना, इसकी जो यूनिट होती है एटॉमिक मास की, एटॉमिक मास यूनिट हो गया। तो मैंने कहा भाई मुझे 1 मोल ऑफ सोडियम एटम ला के दे दो, तो कितने एटम्स लाओगे? 1 मोल ऑफ सोडियम एटम ला के दोगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम आए कि नहीं आए? 1 मोल के अंदर जब मैंने कहा 1 मोल ऑफ सोडियम एटम चाहिए तो इतने सारे एटम्स आ गए। वहीं अगर मैं ये कहूं
कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ला के दो, अब O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ला के दो, तो कितने सारे मॉलिक्यूल लाओगे? तब भी सेम 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या फर्क पड़ रहा था? ऊपर मैंने एटम मांगे, नीचे मॉलिक्यूल मांगा, मैंने हाथी मांगे, चींटी मांगी, कुछ करा? ये तो अल्टीमेटली नंबर है, ये अल्टीमेटली क्या बचा? नंबर है। इट इज जस्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू। दिस इज एवोगैड्रो नंबर। इस नंबर को हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है? इसका नाम होता है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। अब ये जो हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर है, इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, दैट मीन 1 मोल के अंदर इतने सारे एंटिटीज होंगी। एंटिटीज का मतलब चाहे वो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो एटम्स हैं, चाहे वो पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एलिफेंट हैं, चाहे वो प्लैनेट है, चाहे ह्यूमन बीइंग है, कुछ भी। जब हम बात करते हैं 1 मोल, दैट मीन्स इतनी सारी चीजें। ठीक है, वो चीज है क्या? जो मर्जी होगी। अब इसको रिलेट करते हैं केमिस्ट्री में, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मोल कंसेप्ट अपने आप में सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतनी इंपॉर्टेंस क्या है फिर इस नंबर की? इसका रिलेशन समझो अब जरा। मैंने अभी अभी एक चीज लिखी थी बच्चे, सोडियम का मैंने कहा था कि एटॉमिक मास कितना है? मैंने जब सोडियम के एटॉमिक मास की बात करी तो सोडियम का एटॉमिक मास मैंने कहा था कि 23 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट। अगर तुमने कभी नोटिस किया हो, मैं सोडियम के मास के आगे 23 ग्राम लिख दूं तो क्या होगा? देखा है काफी बार क्वेश्चंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर हम मास में ग्राम लिख देते हैं आगे। एक एटम जो इतना छोटा है, जो हमें दिख भी नहीं रहा, इट इज अप्रोक्सीमेटली इनविजिबल। अप्रोक्सीमेटली क्या? ह्यूमन आई से तो देख नहीं सकते, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी एटम नहीं दिख रहा है हमें, तो इतनी छोटी चीज का वजन 23 ग्राम हो सकता है, यानी कि ग्राम में तो मास हो नहीं सकता। तो जब मैं कहता हूं कि सोडियम एटम का मास इतना है, क्या सच में सोडियम के एक एटम का मास इतना हो सकता है? तो एक एटम का मास नहीं होता ये। जब हम किसी के एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के आगे ग्राम लगा देते हैं तो इसका नाम क्या होता है बेटा? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब ये ग्राम एटॉमिक मास की क्या चीज बता रहा है? जब एक एटम का इतना मास हो ही नहीं सकता, तो फिर ये ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमें बता क्या रहा है? ये पता है हमें क्या बताता है? ये बताता है 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का मास 23 ग्राम। ये क्या बताता है? 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का मास। जैसे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम मिलके 23 ग्राम का मास देंगे। तो ये कितने एटम्स का मास हुआ? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ जब हमने सोडियम लिए, उन सब का मिला जुला के मास जो होगा वो 23 ग्राम होगा। ये बात समझ में आई है? अब सिर्फ ये एटम, मैं जब बोल रहा हूं सोडियम, क्या ये सिर्फ सोडियम के लिए होगा? ये तो सब एटम्स के लिए होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो नंबर है वो तो सबके लिए फिक्स है। जैसे अब मान लो कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा? 6। मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास कितना होता है? 12 AMU। पर अगर मैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स लूं, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का मास देखेंगे तो कितना आएगा? 12 ग्राम। बात समझ में आई है? जो उसका एटॉमिक मास होता है, अगर मैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम लूंगा तो वही उन 1 मोल का, मतलब इतने सारे पार्टिकल्स का मास एग्जैक्टली उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर आ जाता है। ये बात समझ में आई है? मैं एक नॉर्मल एग्जांपल और देता हूं। जैसे मान लो हमारे पास बच्चे वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल अपने को पता है H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसका मास कितना होगा? 2 हाइड्रोजन का और 16 हो गया। तो टोटल मिला के कितना हो गया बच्चा? 18। अब ये 18 जो है ये किसका? ये तो मॉलिक्यूलर मास है। अगर मैं तुम्हें ये कहता हूं कि भाई मेरे को ये बताओ, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर में कितना मास होगा? 1 मोल ऑफ वाटर का मास कितना होगा? 1 मोल ऑफ वाटर का मास होगा 18 ग्राम। बात समझ में आई है बच्चे? क्लियर है? तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो हमारे पास होगा 18 ग्राम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? 1 मोल ऑफ
वाटर मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो 18 ग्राम हो जाएगा। ये समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है या ग्राम एटॉमिक मास है वो हमेशा किसका होगा, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का। क्लियर है, ये समझ में आई। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, अब मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास यहां ना एक कप है जिसके अंदर हमने पानी रखा हुआ है। ये कप है, मैंने इसके अंदर मान लो पानी रखा हुआ है। मान लेते हैं कि इसके अंदर जो पानी है वो 250 ग्राम पानी है, या 250 नहीं, एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं 360 ग्राम ऑफ वाटर है इसके अंदर। कितना है, 360 ग्राम ऑफ वाटर है। तो मैं तुमसे ये पूछूं, भाई बताओ इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, कैसे निकालोगे? मैंने कहा मेरे पास ये है भाई, मैं इसके अंदर पानी डाल देता हूँ, 360 ग्राम मैंने इसमें पानी भर दिया। अब बताओ इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स कितने, ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, या सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, कैसे बताओगे? कैसे फॉर्मूला यूज करोगे? देखो बच्चा, मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं, केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज नहीं है, केमिस्ट्री में यूनिटरी मेथड इज द की। केमिस्ट्री में सबसे बड़ा जो रहेगा, बैठो बैठो पीछे आ जाओ, तो केमिस्ट्री में जो सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, अपना यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड समझ में आता है? एक पेंसिल 2 रुपए की तो 5 पेंसिल कितने की? एक डब्बे में अगर जो 50 पेंसिल है और वो 500 रुपए की आ रही है तो एक पेंसिल कितने की आएगी? ये यूनिटरी मेथड बचपन से करके आ रहे हैं, है ना। बचपन से लाला जी की दुकान वाला हमें कंसेप्ट आता है कि दुकान पे जाएंगे, इतने में सामान मिलेगा, इतने का डब्बा, ऐसे करके करेंगे। यही तरीका तुम्हारा केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराता है। फॉर्मूलाज के पीछे मत भागो, फॉर्मूलाज की क्रैमिंग की जरूरत नहीं है, हमें ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना। अब एक बात बताओ जरा, अब यही देखना, मैंने क्या बोला कि हमारे पास जो कप ऑफ वाटर है इसके अंदर कितना पानी डाला बच्चे हमने, 360 ग्राम डाल दिया। अब मैंने कहा बताओ पानी के मॉलिक्यूल्स कितने, वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने। अब एक बात देखो जरा, मुझे पता है 1 मोल में 18 ग्राम होता है, 1 मोल में 18 ग्राम होता है ना। ये पता था सबको कि 1 मोल का ऑफ वाटर का मास 18 ग्राम है। तो कितने मोल का मास 360 ग्राम होगा? यूनिटरी मेथड हुआ कि नहीं? अगर 1 मोल में 18 ग्राम है तो कितने मोल्स में 360 होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, है ना। तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू कितना निकला है, 360 डिवाइडेड बाई 18, ऐसा ही निकला। 18 1 जार, 18 2 जार, तो कितना बन गया 20। तो कितना निकल गया, यानी कि 20 मोल। 18, ये वाली बात समझ में आई ना, 18 ग्राम में 1 मोल था तो 360 ग्राम में कितना निकला, 20 मोल। अब एक बात बताओ बच्चे, 1 मोल में कितने वाटर मॉलिक्यूल थे? 6.022 इंटू 10⁻23 में वाटर मॉलिक्यूल्स थे कि नहीं? ऐसे ही था ना। 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर जितने वाटर मॉलिक्यूल्स थे, तो 20 मोल में कितने होंगे भाई, y मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई सेम वही जो अपना यूनिटरी मेथड के हिसाब से, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 20। सॉल्व कर लोगे इसे तो कितना आएगा, 2 2 4, 4.12 इंटू 10⁻24। ऐसा बात समझ में आई? तो ये बताओ जरा, हमें मिल गए कि नहीं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन दिस कप ऑफ वाटर, पता चल गया। अब मैंने क्या कहा था, अच्छा ये बताओ इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, एक वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम कितने हैं? अब मुझे पता है भाई H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है कि नहीं। जब हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स इतने हैं, तो अगर मुझे वाटर के मॉलिक्यूल्स इतने हैं और मुझे ये निकालना है कि हाइड्रोजन कितने होंगे, तो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर हर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, हर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है ना। ये समझ में आ रहा है, हर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है। इतने सारे अपने वाटर के मॉलिक्यूल के, तो हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे, हाइड्रोजन एटम होंगे 12.44 इंटू 10⁻24 इंटू 2, है ना। ये हाइड्रोजन एटम आ गए। और ऑक्सीजन के कितने होंगे, ये तो बिल्कुल बराबर बराबर होंगे। तो ऑक्सीजन के एटम्स कितने आए, 12.44 इंटू 10⁻24। ये समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है मूल कंसेप्ट। इसके अलावा बस एक चीज और ध्यान रखना, अगर इसी चीज को हम गैसेस में लेके चलते हैं तो एवोगैड्रो नंबर के अकॉर्डिंगली, एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंगली, या फिर हम मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली कहें तो अगर हम कभी भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लेते हैं तो उसकी जो वॉल्यूम होती है वो 22.4 लीटर्स फिक्स रहेगी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे या नॉर्मल रूम टेम्परेचर प्रेशर पे
1 मोल ऑफ सब्सटेंस की वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होगी। ठीक है।